नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हम सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। आज जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे मुल्क में जोश खरोश और मजहबी अकीदत से मनाया जा रहा है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण के यौम पैदाश के मौके पर मनाया जाता है। जन्माष्टमी का मुकद्दस त्यौहार भगवान कृष्ण की पैदाश के मौके पर मनाया जाता है। ये भगवान कृष्ण की जिंदगी की तालीमात से सबक हासिल करने का भी एक मौका है। यह त्यौहार लोगों में मोहब्बत और परहेजगारी के जज्बे को फरोग देता है। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मंदिरों में पहुंच रहे और भगवान कृष्ण की पूजा भी करते नजर आ रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के मुबारक मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क भारतीयों को नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी जन्माष्टमी के मुक़द्दस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश किया। इस सिलसिले में जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी जन्माष्टमी के मौके पर लोग घरों से बाहर आए, कुछ रैलियां भी निकाली, जबकि मंदिरों में पूजा पाठ का भी एहतमाम किया गया। आज पूरे मुल्क के अंदर जन्माष्टमी का त्यौहार जोश खरोश और मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भगवान कृष्ण के यौम पैदाश के मौके पर मनाया जाता है और जन्माष्टमी का मुक़द्दस त्यौहार भगवान कृष्ण की पैदाश के मौके पर मनाया जाता है। ये भगवान कृष्ण की ज़िंदगी की तालीमात से सबक हासिल करने का भी मौका है। ये त्यौहार लोगों में मोहब्बत और परहेजगारी के जज्बे को फ़रोग देता है। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मंदिरों में पहुंच रहे और भगवान कृष्ण की पूजा भी करते नजर आए। सदर जमहूरिया, उसके साथ साथ ही नायब सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से भी आज इस जन्माष्टमी के मौके पर मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की गई है। आज कृष्ण जन्माष्टमी में आप दर्शन के लिए पहुंचे हुए, कितना आनंद और पावन आज दिन है। पहले तो मैं आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आप देख सकते हैं कि जो जन्माष्टमी का जो पर्व है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ना केवल जम्मू में बल्कि पूरे देश में इसका मतलब आप देख सकते हैं प्रचार है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन जन्म लिया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह के श्रद्धालु आए हैं, श्रद्धालुगणों की भीड़ है। आज मंदिर जो है हमारे जम्मू मंदिरों का शहर में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रौनक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जो झूला है वो कितना सुंदर तरीके से सजावट उसकी की हुई है, जैसे कि मानो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण साक्षात यहाँ पर विराजमान हो गए हों। और मंदिर इतना सुंदर लग रहा है, इसकी जो आकृति है वो देखकर इतना मतलब मन प्रसन्न होता है कि आपका वहाँ से उठने का मन नहीं करता। और मैं सभी भक्तजनों को जन्माष्टमी के पर्व की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सबके लिए दुआएं करती हूँ कि सब खुश रहें, सेहत सबके ठीक रहे। जय माता दी, राधे राधे।
थैंक यू। सर्वप्रथम सभी जम्मू वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशाय नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो भी भक्तजन भगवान जी का नाम सिमरन करता है, जाप करता, उनको याद करता, उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे हिंदू धर्म में जन्माष्टमी जो त्यौहार है बड़ी धूमधाम से मनाया था, बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार किया जाता है। आपको मैं सभी को बता दूं कि कान्हा को जब भी हम जन्माष्टमी के दिन घर में लाते हैं, उसको बाल रूप में उसकी पूजा की जाती है। जिस तरह अपने हम बच्चे को पालन पोषण, इसी तरह कान्हा जी की पूजा की जाती है। और भगवान जी को शुद्ध वस्त्र, पंचामृत स्नान, भगवान जी का उपवास रखकर, भगवान जी को तुलसी दल मंजरी चढ़ाकर और भगवान कृष्ण जी का श्रृंगार किया जाता है और 12 बजे इनकी पूजा की जाती है। और सभी देशवासियों को, जम्मू वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या पूछना चाहते हैं आप? कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आप देख रहे हैं कि तैयारियों जो हैं वो बड़े ही धूमधाम से हैं। और इस वक्त जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू के गोल मार्केट में किस तरह से जो है इस मंदिर को जो है वह सजाया गया है। और इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। और इसी वक्त अगर हम तस्वीरें जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और बेहद जो है इस वक्त मंत्रमुग्ध करने वाली और भारी तादाद में आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। और इस वक्त स्क्रीन पर जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर किस तरह से इस मंदिर को सजाया गया है। और इस मंदिर को बड़े ही धूमधाम के साथ जो है इस वक्त लगातार तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि जम्मू के गोल मार्केट की बात करते हैं तो जम्मू के गोल मार्केट के अंदर किस तरह से इस मंदिर की सजावट की गई है। और इस मंदिर की अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि लगातार भक्तजन जो हैं यहाँ पर कतारों में आ रहे हैं और यहाँ पर लल्ला जी के दर्शन कर रहे हैं। और देर शाम होते होते ये पूरी तरह से आपको जगमग होता हुआ नजर आएगा। और इस बीच ये तस्वीरें दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी का उपलक्ष्य जो है वो आज पूरे भारतवर्ष देश भर में मनाया जा रहा है। और इस वक्त जम्मू में भी इसी की धूम जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें लगातार जम्मू के जो है आपको जम्मू के गोल मार्केट से दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर जो है भक्तजन जो है वो पहुंच रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जम्मू के गोल मार्केट में, हालांकि पूरे भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह से बड़ी ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का उपलक्ष्य जो है वह मनाया जा रहा है। गुलिस्तान वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ जम्मू से, धन्यवाद। कांग्रेस की साबिक सदस्य सोनिया गांधी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन को लेकर एजेंडा जानने के लिए खत भेजे जाने पर पार्लिमानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कांग्रेस इस सेशन को एक मुद्दा बनाना चाहती है, जबकि सरकार कभी भी सेशन बुला सकती है और इसके लिए हिज़्ब इख्तिलाफ से इजाज़त नहीं लेनी होती। उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अपोजिशन जमातें इस सेशन में शामिल होंगी और सेशन में हिस्सा लेकर बहस भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी जब से माननीय मोदी जी ने भारत के नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री जी बने हैं, तब से लेकर नेगेटिव अप्रोच लेके चल पड़े हैं। इस सत्र के बारे में भी जो विवाद है ही नहीं है, विवाद करने का कोशिश किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमको एजेंडा पता नहीं। आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति जी को जब कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर डिसाइड करके प्रस्ताव भेजते हैं, राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं। ये तो परंपरा है और अधिकार भी है। तो यही प्रोसेस फॉलो करके हमने सत्र बुलाया है, नंबर 1। नंबर 2, सत्र बुलाने के समय पर कभी भी इन दी हिस्ट्री ऑफ 75 years ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कभी भी हमने, हमारे सरकार जो पहले भी थे, हमारे सरकार भारत सरकार जो थे फ्रॉम 52 इलेक्शन से आज तक ऐसे अपोजिशन से चर्चा करके सदन बुलाते हैं, ऐसा नहीं। दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हेन वी रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल समन द सेशन। दिस इज नंबर 1।
ये कभी भी चर्चा नहीं होता है। अननेसेसरली एक विवाद पैदा करने का कोशिश करें। एजेंडा के बारे में भी उन्होंने जो जिक्र किया है, इस एजेंडा भी तो जब भी समन्स निकलते हैं, whenever summons is issued, no time in the past, anywhere in the past, इससे पहले भी जब भी हमारा सेशन बुलाया गया है सदन का, कभी भी इसका चर्चा अपोजिशन से नहीं होता है, शेयर भी पहले नहीं करते हैं। समन्स के साथ कभी भी एजेंडा हम भेजते नहीं थे, तो इसीलिए एजेंडा हमको नहीं मिला है। जैसे प्रैक्टिस है, पहले भी जो प्रैक्टिस रहता था, हर सदन से पहले, हर सेशन से पहले हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, तब गवर्नमेंट का आइटम्स क्या है, गवर्नमेंट का बिल क्या है बताते हैं। यही प्रैक्टिस है। ये जो प्रैक्टिस कांग्रेस पार्टी ने 60 ईयर्स तक चलाया है, वही प्रैक्टिस हमने अपनाया है और इसी प्रैक्टिस के अनुसार इस सेशन भी चल रहा है। हमको एजेंडा पता नहीं है, ये क्या तरीका है? सिर्फ पॉलिटिक्स ही करना है क्या? तो गवर्नमेंट सेशन बुलाया है, पार्टिसिपेट करो, चर्चा करो। तो हमको कंसल्ट नहीं किया है, हमारे पास एजेंडा नहीं भेजा। एजेंडा पहले आप भेजते थे क्या? जब मनमोहन सिंह से सरकार थे ना, तब भेजे थे क्या हमको एजेंडा? कभी भी एजेंडा नहीं भेजते जी। तो ये तो समझना चाहिए। और जो कुछ भी मुद्दा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उठाया है, इसका पूरा चर्चा अभी जो मानसून सत्र हुआ, वो मानसून सत्र में चर्चा हुआ है। मानसून सत्र के चर्चा के संदर्भ में इस सभी विषय के ऊपर चर्चा हुआ है, सरकार ने रिप्लाई दिया है। तो आप चाहते क्या है? वेदर यू वांट टू मेक पॉलिटिक्स और यू वांट कंस्ट्रक्टिव डिबेट। मैं तो अभी भी सभी अपोजिशन। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि अखंड भारत आज की नौजवान नस्ल के बूढ़े होने से पहले ही हकीकत बन जाएगा, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं कि जो लोग भारत से अलग हुए वो महसूस करते हैं कि उन्होंने गलती की, वो महसूस करते हैं कि उन्हें एक बार फिर भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए। वो समझते हैं कि भारत का हिस्सा बनने के लिए उन्हें नक्शे पर खींची गई लकीर को मिटाना होगा, जबकि भारत बनना, हिंदुस्तान का हिस्सा बनना, भारत के मिजाज को अपनाना है। भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? देखिए, कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे, उसका मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। लेकिन यह बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। तो अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है। सार्क का अध्यक्ष बनते समय प्रेमदासा का भाषण मैंने सुना है, वो 1992 की बात है, 92-93 की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निगलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। आई एम कोटिंग हिम, ही स्पोक इन इंग्लिश। मैं हिंदी में आपको भाषांतर, अक्षरशः भाषांतर बता। हम एक ही मुख्य भारत भूमि के अंग रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये अंगांगी भाव उत्पन्न हो जाए। भारत मेरी माता है, मैं उसका भक्त हूं। हमारे पूर्वज
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने होने वाले G20 इजलास पर बात करते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि हिंदुस्तान इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा कि जोग्राफियाई सियासी तकसीम जो मौजूद है इस पर काबू पाया जा सके और G20 मुमकिन नताइज के साथ इख्तिताम पजीर हो। उभरती हुई मईशतों और तरक्की याफ्ता ममालिक को देखने में दिलचस्पी रखते हैं जो G20 में जमा हो रहे हैं ताकि एक मुत्हिद नुक्ते नज़र पर एक बढ़ते हुए अज़ाइम की तरफ आए। First of all, I'm confident that India will do everything possible to make sure that the geopolitical divides that exist are overcome and that the G20 can conclude with possible results. There are, of course, questions that for me would be essential. One is to have a clear message about the reform of the international financial architecture, to make it adapted to the needs of today's world. Second, to create the conditions in debt relief and in access to concessional funding, long-term concessional funding, to allow developing countries to be able to overcome the impacts of COVID-19, of the war in Ukraine, and many other situations that are putting so many developing countries on the verge of debt distress, and on situations in which they have not the fiscal space to attend the needs of their own peoples. And at the same time, I would be obviously very interested in seeing the emerging economies and the developed countries that are gathering in the G20 to be able to come to a united approach to an increased ambition in mitigation to reduce emissions as we are facing a catastrophic climate situation, and ambition in justice to provide developing countries with the resources they need for climate action, in adaptation and in mitigation. The second on the African Union participation. The UN has a very solid partnership with the African Union. Africa has a serious problem of representation in today's international institutions. When they were created, the African continent had few independent countries. Most of the countries were still under शेख इशफाक जब्बार की जानिब से हाल ही में लॉन्च की गई नई सियासी जमात JK यूनाइटेड मूवमेंट की जानिब से आज एक बार फिर श्रीनगर के अंदर तकरीब मुनक्कद हुई है जिस दौरान पार्टी का फ्लैग लॉन्च किया गया है। इस मौके पर पार्टी के सदर शेख इशफाक जब्बार और दीगर पार्टी लीडरान और कारकुनान भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान इशफाक जब्बार ने कहा है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगे और नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा और पार्टी की कोशिश होगी कि इलाके की तामीर और तरक्की के साथ साथ आवाम के जो भी मसाइल होंगे उन्हें हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। यहाँ पार्टी जो हमने हाल ही में लॉन्च किया जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के नाम से, वो तो हमने लॉन्च की थी, लेकिन अभी हमारा फ्लैग फाइनल नहीं हुआ है। आज हमारा फ्लैग जो हो गया वो फाइनल हो गया, तो अभी उस थोड़ी देर में आपके सामने उसको हम लॉन्च भी करेंगे। और जो आगे का हमारा रहेगा, जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस है उसमें हम जो 74 वार्ड है शायद इसमें, तो 74 के 74 में हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, जो यंग चेहरे होंगे और नए चेहरे होंगे पूरे शहर श्रीनगर को। और एक हम पूरा विज़न देंगे कैसे हम शहर को डेवलप करेंगे, कैसे लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे और एक नया श्रीनगर कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम पूरा एक लोगों के लिए एक अपना डॉक्यूमेंट आगे लाएंगे। उसी सिलसिले में आज ये हमारा यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम था और ये जो फ्लैग का है ये हमने बहुत सोच समझ के इसमें हमने हर एक रीजन को रिप्रेजेंट किया है। तालीम बदरवा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चिंता इलाके में ज़ेर तालीम तलबा ने एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में तदरीसी अमले की कमी से उनकी तालीम मुतासर हो रही है। उन्होंने कहा कि कई बार हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद भी असातिज़ा की किल्लत को दूर नहीं किया गया, जबकि अमले की किल्लत से उनका मुस्तकबिल मुतासर हो रहा है। उन्होंने अब आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है।
टीचर्स ही हमारा, अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। हमें जो बॉटनी ज़ूलॉजी हमारे सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट हैं हमारे, अगर हमें वो ही नहीं होंगे तो हमारा स्कूल आने का क्या फ़ायदा है। अब हम स्कूल इसलिए आते हैं कि यहाँ पे हमें टीचर्स हैं, हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, हम समझते हैं। अगर हमें यहाँ आके भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी तो हमारा क्या फ़ायदा है स्कूल आने का। तो मेरी यही है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनने सब के जो मसले हैं वो भी सॉल्व किए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा भी ये मसला है ये हमें सॉल्व कर। हाँ, टीचर्स नहीं होंगे तो हमारा फ़ायदा क्या है यहाँ के। इसलिए इतनी सी है कि कम से कम मिड सेशन में हमारे टीचर्स को यहाँ से ट्रांसफ़र ना किया जाए। एक तो होता है टीचर्स ही होते हैं, इसलिए यहाँ यही है कि हमारे टीचर्स को यहाँ से ट्रांसफ़र ना किया जाए, कम से कम इस सेशन में तो ना किया जाए। इशू तो बहरहाल जैसी बात है, ATD के थ्रू जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं, कम बेशी हर हायर सेकेंडरी से लेक्चर साहिबान जो हैं उठाए गए हैं, ट्रांसफ़र हुई हैं। और जहाँ पे हायर सेकेंडरी की बात की जाए या स्कूल्स की बात की जाए तो अंडर स्टाफ ही हैं। और हमारे यहाँ का जो सीन है वो ये है कि 5 लेक्चर्स की पोस्टें हमारे पास फिल्ड थी यहाँ पे हैं, तो वैसे 13 लेकिन 5 यहाँ पे थी फिल्ड थी, और उनमें से भी अब 3 जो है वो उठाए गए हैं यहाँ से। तो बच्चे काफ़ी सफ़र हो रहे हैं और पेरेंट्स हमारे पास आए, PRIs हमारे पास आए, सरपंचेस आए, और फिर उन्होंने ये भी हमसे इस बात का आश्वासन दिलवाया, हमें यकीन दहानी दिलवाई कि हम DDC चेयरमैन साहब से बात करेंगे और ये जो मैटर है आपका इसको आगे हायर अप्स तक लेके जाएंगे। तो टोडा जिले की तहसील बरथ बगला के लोगों और PRIs ने हायर सेकेंडरी स्कूल बरथ से लेक्चररों के तबादले और उनके मुतलका स्कूलों में RETs की अदम दस्तियाबी के हवाले से कहा है कि स्कूलों में असातिज़ा की कमी से ज़ेरी तालीम बच्चों की तालीम मुतासर हो रहे हैं। और अगरचे बार बार ज़िला इंतज़ामिया और मुतलका महकमा की नोटिस में भी लाया कि असातिज़ा की कमी को दूर किया जाए, ताहम अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने अब महकमा तालीम के आला हुक्काम से अपील की है कि मुतलका पंचायत के तालीमी इदारों में जो तदरीसी अमले की कमी है उसको दूर किया जाए ताकि बच्चों की तालीम पर कोई असर ना पड़े। सरपंच हल्का पंचायत बरत भी हूँ। सर, हमें आज मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि बड़ी देर से हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं कि हमारे एजुकेशन का मसला जो है बिल्कुल हमारी पंचायतों में एजुकेशन जो है ख़त्म है। ना हमारे मिडिल स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। हर 15 दिन के लिए हमें कई स्कूलों में टीचर 15 दिन के लिए आए, 15 दिन के बाद वर्बली दूसरी जगह पे उसको भेज देते हैं। मेरे अपने स्कूल की बात बोलूँ मैं सर, हमें प्राइमरी स्कूल बलहाल है, वहाँ 15-20 दिन के लिए एक टीचर आता है, 15-20 दिन के बाद सर दूसरा टीचर वहाँ आ जाता है। वो पहले वाला कि उसको उठा के कहीं दूसरी जगह पे, जो ओरिजिनल टीचर हैं वहाँ पे जिनकी पोस्टिंग है सर, समझ नहीं आती है कि 1 साल से सर वो कहीं दूसरी जगहों पे उन्होंने उठा के लिए हैं और पे वहाँ से निकलती है उनकी सर। दूसरा मसला है सर, मिडिल स्कूलों में हमारे बच्चे स्ट्रेंथ काफ़ी है, 100, 125, 90, 80 बच्चे हैं सर, और टीचर 3-3, 4-4 ही टीचर हैं। कई स्कूलों पे 2 ही टीचर हैं। इसके अलावा सर हमारी पंचायत में हायर सेकेंडरी भी है। पूरे सर तहसील भरत बगला में एक ही हायर सेकेंडरी है, वो भरत मेरी पंचायत में है सर। वहाँ 4 ही लेक्चरर थे। इससे पहले भी हमने कई बार DC साहब से, CO साहब से मांग की कि वहाँ 300 बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ बच्चियाँ हैं, 80% तो वहाँ फीमेल कैंडिडेट्स हैं सर। लेकिन वहाँ पे 4 ही लेक्चरर हैं, 4 में से भी 2 लेक्चरर वहाँ से परसों उठा लिए गए हैं सर, और अब 2 हैं वो भी अंडर ट्रांसफ़र हैं सर। RT टीचर जो कुछ टीचर उनमें से उन्होंने सर ऐसे बनाए हैं, कोर्ट केसेस बनाए हैं, और वो आउट ऑफ क्लस्टर हैं सर। सालों से आउट ऑफ क्लस्टर है, हमें पता नहीं है सर वो किस बेसिस पे उन्होंने वहाँ क्लस्टर से बाहर रखे हैं। पूरे क्लस्टर में लगभग सुनने में आया है कि 18 से 20 टीचर जो हैं वो आउट ऑफ क्लस्टर हैं सर, और कोर्ट केसेस पे हैं सर। अब ये हमें पता नहीं लगता है सर। हमने DC साहब को भी बोला, DC साहब तो बेसिकली हमें विश्वास तो दिला रहे हैं, लेकिन शायद हमें ये नहीं लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट शायद DC साहब की बात भी सुनता होगा सर। हमारी आज मीडिया के सामने आने की यही हमने मुनासिब समझा कि हम एक बार मीडिया के ज़रिए इनको एक बार और कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में जो वहाँ का स्टाफ है, ये RT टीचर्स हैं जो क्लस्टर के अंदर हैं, उनको क्लस्टर में भेज दिया जाए और उनके जो कोर्ट स्टे हैं वो स्क्वाश किए जाएं। इसके अलावा जो हायर सेकेंडरी में स्टाफ कम है उसको फ़ौरन फिलअप किया जाए,
ताकि हमारे बच्चे सफ़र ना करें। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ये बात बिल्कुल ना इग्नोर करती है सर, सुनती नहीं है, तो इसके बारे में हमें फिर रोड पे आना पड़ेगा सर, और बच्चों को लेकर हम धरना देंगे सर। हम इसलिए यहाँ पे आपके सामने आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारी ये बात सामने रख रहे हैं। हम परेशान लोग हैं। हम तहसील भरत बगला में वाहिद एक हायर सेकेंडरी है जिसके अंदर हमारे बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि अगर ट्रांसफ़र ड्राइव चलाया जा रहा है, क्या वो ट्रांसफ़र ड्राइव हमारे भरत एरिया के लिए ही है? अगर है तो प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं होता है? हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल भरत में 4 ही लेक्चरर्स हैं जिनको 4 में से 3 को ट्रांसफ़र ड्राइव में उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। आप मुझे ये चीज़ बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस हायर सेकेंडरी में 4 लेक्चरर काम कर रहे हूँ और 4 में से 3 को उठाया जाए, वहाँ के 300 बच्चे वो उनका मुस्तकबिल क्या होगा? ये बहुत मतलब परेशानी वाली। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।